हेलो एवरीवन, माय नेम सुशील वर्मा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नया टॉपिक जिसका नाम है डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर इन पाइथन। ये टॉपिक पढ़ने से पहले आपको पाइथन आना मस्ट है, एटलीस्ट इतनी कि आप आगे जाके जो मैं कोड लिखने वाला हूँ वो आपको समझ में आ सके। तो विदाउट एनी वेस्टिंग एनी टाइम तो हम स्टार्ट करने वाले हैं डाटा स्ट्रक्चर। व्हाट इज ए डाटा स्ट्रक्चर? तो डाटा स्ट्रक्चर इज ए वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ए डाटा इन ए कंप्यूटर सो डैट कैन बी यूज एफिशिएंटली। हम अपने डाटा को, या डाटा स्ट्रक्चर ए वे होता है डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए जो कंप्यूटर में या कंप्यूटर का मतलब है या मेमोरी में जिसका हम यूज एफिशिएंटली ही यूज कर सकें। डाटा स्ट्रक्चर एफिशिएंटली का मतलब यहाँ है कि हम टाइम के रिस्पेक्ट में और स्पेस के रिस्पेक्ट में हम कोई अपने प्रोग्राम को अपने मेमोरी से निकालना चाहते हैं तो कितने जल्दी उस प्रोग्राम को या कोड को या फिर एनी कोई डिटेल या इंफॉर्मेशन हम मेमोरी से निकाल सकते हैं कितनी जल्दी, तो वो होता है एफिशिएंटली यूज करना। और स्पेस के रिस्पेक्ट में कि अपने कोई प्रोग्राम हम स्टोर करना चाहते हैं मेमोरी में तो कितने स्मॉल साइज में या कितने स्मॉल स्पेस में हम उसे स्टोर कर सकते हैं। तो पढ़ते हैं आगे। दे आर मेनी टाइप ऑफ डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर वो होते हैं कौन से? डाटा स्ट्रक्चर विच डाटा एलिमेंट आर अरेंज इन सीक्वेंसली, मतलब कि वो डाटा स्ट्रक्चर जो मेमोरी में सीक्वेंसली अरेंज हो। जैसे ये मान लेते हैं ये हमारी मेमोरी है, तो मतलब पहला पहला डाटा यहाँ रहेगा, दूसरा यहाँ रहेगा, तीसरा यहाँ रहेगा, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ। मतलब ये रैंडमली कहीं भी अरेंज नहीं हो सकते, ये सीक्वेंसली ही होंगे। जैसे आपने एग्जांपल लेते हैं कि एक ऑडिटोरियम में जाते हैं, तो आपकी क्लास में जो बच्चे होते हैं रोल नंबर वाइज बैठेंगे। तो ये है कि फर्स्ट बैठेगा, सेकंड बैठेगा, थर्ड बैठेगा। तो आपके बच्चे ऑडिटोरियम में कहीं रैंडमली जाके नहीं बैठ सकते। एक क्लास का टीचर आपको पूरी एक क्लास को एक साथ बिठाता है, इसको वो होता है सीक्वेंसली। और नॉन सीक्वेंसली वो डाटा स्ट्रक्चर होते हैं। नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर वो डाटा स्ट्रक्चर होते हैं डाटा एलिमेंट विच आर नॉट प्लेस सीक्वेंसली और लीनियरली, कॉल्ड नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। जैसे जैसे यही एग्जांपल लेते हैं ऑडिटोरियम में कि आपके बच्चे कंपलसरी नहीं है कि आपको एक साथ बैठना है, कहीं भी जाके बैठ सकते हो। आप ऑडिटोरियम में कोई फ्रंट पे बैठता है, कोई बैक बेंचर होता है, जैसे मैं हूँ, तो वैसे मैं सबसे लास्ट में जाके बैठूंगा। तो ये जरूरी तो नहीं है कि आपको सीक्वेंसली मतलब एक साथ बैठना हो। तो वही है कि जैसे अब ये मेमोरी का एग्जाम्पल लेते हैं। मेमोरी का एग्जाम्पल ये अपनी मेमोरी है, तो पहला डाटा यहाँ रखा, दूसरा यहाँ रखा है, तीसरा यहाँ है, चौथा यहाँ है, पांचवा यहाँ है। तो कोई सीक्वेंस नहीं है पर कहीं भी रैंडमली हम अरेंज कर रहे हैं। तो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर दो टाइप के होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे लीनियर के दो टाइप होते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक का मतलब होता है कि हम पहले से उनका साइज फिक्स करके रखते हैं। जैसे आपकी क्लास में बच्चे 30 हैं तो आपको ऑडिटोरियम में 30 सीट ही मिलेगी ना, कम ज़्यादा तो नहीं मिल सकती। तो पहले से अरेंज करके रखा है कि ऑडिटोरियम में आपके क्लास में 30 बच्चे हैं तो आपको 30 सीट ही मिलेगी। और डायनेमिक होता है कि इसमें होता है कि आपके अब बच्चे ऑडिटोरियम में गए तो आप उस दिन कोई बच्चे एब्सेंट हो गए, मान लो कि 5 एब्सेंट हो गए तो 25 बच्चे आए तो आपको 25 ही सीट मिलेगी, 30 सीट नहीं मिलेगी। वो होता है डायनेमिक, मतलब आपकी सिचुएशन देखने के बाद ही आपको डिसाइड करता है कि आपकी मेमोरी में कितना स्पेस हम दिया जाएगा। वो होता है डायनेमिक। अगर आपके बच्चे एक दिन, चलो मान लेते हैं कि 30 की जगह 31 बच्चे आ गए, 31 बच्चे आ गए, एक कोई अपने कजन को ले आया, तो क्या हुआ? तो ये तो नहीं है कि आपको बैठने की जगह नहीं देंगी, वो देंगे, वो 31 सीट देंगे आपको। तो वो है कि सिचुएशन देख के वो आपको बताते हैं कि आपको कि मेमोरी में कितना स्पेस दें। तो स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर कौन से होते हैं? एरे। जैसे हम सी और C++ में बैठते हैं तो हम ये लिखते हैं ना, इंट a इक्वल्स टू 10। तो ये 10 क्या है? ये 10 ले लिया। तो हम पहले ही बता देते हैं कि हमारे एरे में 10 एलिमेंट आएंगे। अब 10 जरूरी तो नहीं है कि हम सारे के सारे एलिमेंट फिल करें, कुछ करते हैं जैसे एक दो किए बाकी छोड़ दिया, मेमोरी वेस्ट भी होती है। अगर 11 एलिमेंट हुए तो पूरे एरे को हम डुप्लीकेट करते हैं कि नया एरे बनाते हैं। इसमें स्टैटिक की सबसे बड़ी वीकनेस ये होती है कि हम एरे को री अरेंज नहीं कर सकते। अब अगर आपने एरे ले लिया 100 साइज़ का, तो अब सोचो कि उसमें से एलिमेंट हमने डाले 5 है तो हमारे बच्चे हुए 95 स्पेस था वो हमारा वेस्ट गया। पर ये डायनेमिक में नहीं होता। डायनेमिक बोलता है कि आपको 5 चाहिए तो 5 ही मिलेगा, आपको 6 चाहिए तो 6 ही देंगे। इसमें लीनियर डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर में हम क्यू, स्टैक और लिंक लिस्ट, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, इतनी टेंशन नहीं लेने की कि आपको नहीं आता तो कोई बात नहीं, यही पढ़ाने के लिए हम बैठे हैं। तो अब बढ़ते हैं नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होते हैं कि जिसमें रैंडम, अब बताया है कि नॉन लीनियर वो होते हैं जिसमें हमने कहीं भी हम रैंडमली बैठ सकते हैं। उसमें से हम पढ़ते हैं ट्री और ग्राफ, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। जैसे ट्री ऐसे दिखता है हमें, हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है। और इसको ये भी बोल सकते हैं कि लिंक लिस्ट जैसे हायरार्की स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देना तो वो ट्री बन जाता है। लिंक लिस्ट आगे जाके पढ़ेंगे। जैसे ग्राफ है तो ग्राफ में ऐसे करके एक और, मतलब ग्राफ सर्कलिक होता सकता है पर ट्री सर्कलिक नहीं होता।
साइक्लिक नहीं होता। इस पूरी वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये बताने हैं कि इसमें जैसे सर्च है, सर्च में कौन सा पढ़ेंगे, बाइनरी सर्च, लीनियर सर्च, सम सॉर्टिंग भी पढ़ेंगे जैसे बबल शॉर्ट, सिलेक्शन शॉर्ट, इंसर्शन शॉर्ट, मर्ज शॉर्ट, क्यू और क्विक शॉर्ट। आपको नहीं आता टेंशन नहीं है, हम पढ़ाएंगे आगे जाके। चलो हम स्टार्ट करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है हाउ मेनी ऑपरेशन एन एल्गोरिथम कंप्लीट इन द रिलेशन टू साइज ऑफ इनपुट। हमने कितने ऑपरेशन परफॉर्म किए इनपुट साइज ऑफ इनपुट के लिए। जैसे हमें एन इनपुट डालते हैं, एन इनपुट है, तो इस पर कितने ऑपरेशन हम परफॉर्म किए तो उसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं। या फिर ये बोलें कि कितना टाइम हमारे एक फंक्शन लेते हैं, उस फंक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा, उसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं। ये द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन बाय द सेट ऑफ कोड ऑफ एल्गोरिथम प्रोसेस टू रन द फंक्शन और अमाउंट ऑफ इनपुट। यूजर के इनपुट पे जो फंक्शन है वो कितना टाइम ले रहा है उसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ये कहते हैं, तो जैसे हम आई इक्वल्स टू आई से लेके एन तक चलते हैं, एन को हम एक बार के लिए 100 मान लेते हैं। तो आई इक्वल्स टू 1 के लिए, सॉरी 0 के लिए ये एक बार ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, तो और आई इक्वल्स टू 1 के लिए फिर से ये एक बार परफॉर्म हुआ, आई इक्वल्स टू 2 के लिए फिर से एक बार ये परफॉर्म हुआ, आई इक्वल्स टू 3 के लिए फिर से एक बार परफॉर्म हुआ, तो आई इक्वल्स टू 99 के लिए फिर से एक बार परफॉर्म हुआ। तो इस काउंट करेंगे कितने नंबर ऑफ ऑपरेशन हम परफॉर्म किए। हाँ, हमने परफॉर्म किए 100। तो हमने कितने ऑपरेशन परफॉर्म किए? 100। यूजर के इनपुट मतलब एन तो हमने रैंडमली लिया था ना, एन तो 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, कोई भी कुछ भी हो सकता है। तो हमने इसलिए क्या लिया, 100 मान के चला, तो एन ऑपरेशन कितने परफॉर्म हुए? 100। अगर एन को सीधा एन मानने कि एन कोई भी नंबर हो सकता है, तो कितने ऑपरेशन परफॉर्म किए? एन। तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में? हम ऊपर कहते हैं बिग ओ एन। ये बिग ओ क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है कि तुम्हारा वर्स्ट केस कितना है, मैक्सिमम कितना टाइम ले सकता है ये इस परफॉर्म को करने के लिए। अब एन की वैल्यू 1 है तो एक परफॉर्म में हो जाएगा, तो मिनिमम टाइम है। पर अगर एन की वैल्यू 1000 ले लें तब उसमें 1000 ऑपरेशन होंगे, तो मैक्सिमम कितना टाइम लेगा? 1000। तो ये बताता है 1000। तो ये सेम एम के लिए ये भी है, कितना होगा? ओमेगा एम। और ये पूरा फंक्शन कितना टाइम लेगा? ये तो बोला एन तो आया इसके लिए, एम आया इसके लिए, तो पूरा फंक्शन कितना टाइम लेगा? वो होगा बिग ओ एम प्लस एन, ये इतना टाइम लेगा। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं, ये सेकंड एग्जांपल है। तो ये है कि नेस्टेड लूप का यूज़ किया है। जैसे आई एन की वैल्यू फिर से 100 ले लेते हैं, तो ये होता है आई इक्वल्स टू 0 के लिए, फिर जे इक्वल्स टू 0 के लिए एक बार परफॉर्म हुआ, क्योंकि जे की वैल्यू फिर ये एक बार चलेगा, फिर ये पूरा चलेगा। तो जे इक्वल्स टू 1 के लिए फिर से एक बार हुआ, जे इक्वल्स टू 2 के लिए फिर से एक बार हुआ, जे यहाँ 2 आएगा, जे इक्वल्स टू 3 के लिए फिर से एक बार परफॉर्म हुआ, और जे इक्वल्स टू 100 के लिए 99 के लिए फिर से एक बार परफॉर्म हुआ। मतलब आई इक्वल्स टू 0 के लिए, यहाँ लिख लेते हैं आई इक्वल्स टू 0 के लिए ये कितने बार चला? 100 टाइम। और फिर आई इक्वल्स टू 1 के लिए कितने बार चलेगा? फिर से 100 टाइम चलेगा। तो लिख लेते हैं आई इक्वल्स टू 1 के लिए कितना टाइम चला? 100 टाइम। फिर आई इक्वल्स टू 2 के लिए बात करें, वो भी 100 टाइम चलेगा। तो आई इक्वल्स टू ऐसे करते करते आई इक्वल्स टू 99 के लिए भी वो 100 टाइम ही चलेगा। तो टोटल टाइम कितने ऑपरेशन परफॉर्म करेगा? तो टोटल ऑपरेशन होगा कि एक के लिए वो 100 टाइम चल रहा है या n टाइम चल रहा है, इसको n टाइम ले लेते हैं, n टाइम चल रहा है, तो n टाइम के लिए कितना चलेगा? n, ये इतना ही चलेगा। तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे बिग O n स्क्वायर। तो ये इसका मैक्सिमम टाइम होगा। कहते हैं, तो ये किसका टाइम होगा? बिग O n स्क्वायर। ये इसके परफॉर्म का इतना है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें ये सेम तो इसमें देखा है कि आई एन की वैल्यू फिर से हम ले लेते हैं 100, के की वैल्यू भी 100 होगी,
और यहाँ एक ये गलती है, यहाँ आई की जगह के आएगा, वो देख लेना। तो अब बात करते हैं आई इक्वल्स टू जीरो। तो आई इक्वल्स टू जीरो था, तो फिर के ये ऑपरेशन कितनी बार परफॉर्म होगा ये देख लेते हैं। तो के पहले 100 था और फिर से एक ऑपरेशन हुआ क्योंकि ये ट्रू कंडीशन है, फिर के 25 हो गया, सॉरी 50 हो गया, फिर एक बार ऑपरेशन परफॉर्म होगा। एक दोबारा मैं इसको दोबारा बताता हूँ। तो देखते हैं कि आई हमने आई एन की वैल्यू ले ली एक बार के समझने के लिए 100। तो देखो आई इक्वल्स टू 0 था, तो के कितना था 100, और ये कंडीशन क्या हुई ट्रू होगी, तो ट्रू हुई तो एक बार चला, फिर के की वैल्यू कितनी होगी 50 होगी, फिर से कंडीशन ट्रू हुई, फिर एक बार चला, फिर के 25 हुआ, फिर कंडीशन ट्रू है, फिर एक बार चला, के इक्वल्स टू 12 हो गया, फिर एक बार चला, के इक्वल्स टू 6 हुआ, फिर एक बार चला, के इक्वल्स टू 3 हुआ, फिर एक बार चला, के इक्वल्स टू 1 हुआ, तब एक बार चलेगा, और के इक्वल्स टू 0 होगा तब नहीं चलेगा। तो ये देखो ये डिक्रीज किस लेवल से हो रहा है, मतलब डिवाइड बाई 2 से हो रहा है। तो अगर 1000 लेंगे तो 500 तो 500 आएगा, फिर 256 आएगा, फिर 28 आएगा, 64 32 ऐसे चलेगा। तो ये देखें ये कितने इस प्रॉपर्टी को जैसे डिक्रीज हो रहा है ना, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं लोग। लोग के टाइम चलेगा, जितनी बार ये के है उतनी टाइम चलेगा लोग, इस पूरी जो डिक्रीज होते हैं उसको लोग बोलते हैं। तो अभी देखा ये लोग है, ये एक जीरो के आई इक्वल्स टू 0 के लिए लोग टाइम चला, आई इक्वल्स टू 1 के लिए लोग टाइम चलेगा, फिर आई इक्वल्स टू 2 के लिए लोग टाइम चलेगा। तो अब आई कितना है n, तो कितना टाइम चलेगा n इंटू, और इस पूरे को हम बोलेंगे तो बिगो n इंटू लोग के, ये पूरे को कितना टाइम लगा n इंटू लोग के टाइम चलेगा। ये अगर पूरा फंक्शन परफॉर्म होने में इसे n इंटू लोग के टाइम लगेगा। फॉर एग्जांपल देखते हैं इसमें, जैसे ये सेम ही ये पीछे वाला एग्जाम ये इतना पोर्शन हमने अलग से लिया है, तो इसमें देखते हैं ये वाला, तो इसमें वही सेम है 100 लेंगे आई इक्वल्स टू 100, तो क्या होगा एक बार होगा, फिर 50 के लिए एक बार चलेगा, फिर 25 के लिए एक बार चलेगा। तो इसमें डिक्रीमेंट हो रहा है, उसको इस प्रॉपर्टी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं लॉग से, लॉग n। तो इसको पूरे इसको प्रोपरेशन करने को क्या होगा लॉग बिगो लॉग n, इस पूरे ऑपरेशन को परफॉर्म करने में इसे बिगो लॉग n टाइम लगेगा। अब ये कुछ मेन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है जो हमें आगे जाके हमें इसे वेरीफाई करेंगे या प्रूफ वेरीफाई करेंगे, प्रूफ करेंगे, और हम इसे याद भी रखेंगे क्योंकि ये हमारे एग्ज़ाम में पूछी जाती है। जैसे एरे के लिए, स्टैक के लिए, क्यू के लिए, लिंक लिस्ट के लिए पूछ लेते हैं, बाइनरी ट्री और बी ट्री, इनके लिए तो स्पेशल हमें याद करके ही रखनी पड़ती है। तो यह है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है कि तुम अपने प्रोग्राम को मेमोरी में स्पेस स्टोर करा रहे हो, तो कितने स्पेस में स्टोर करा रहे हो, मतलब हमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को हमें हमेशा मिनिमम रखना चाहिए। फिलहाल तो हम इस मॉडर्न वर्ल्ड में हम क्या कहते हैं कि अब तो स्पेस के लिए इतनी दिक्कत नहीं है, क्योंकि पहले तो हमारे पास 1-1 GB 2-2 GB, अब तो हमारे पास मोबाइल में 64 128 256 GB आते हैं, इसलिए हमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे इतना ध्यान नहीं देते। पर फिर भी हम पढ़ लेते हैं कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रेफर टू टोटल अमाउंट ऑफ मेमोरी स्पेस यूज्ड बाय एल्गोरिथम। ये होता है कि कितना स्पेस जो आपने एल्गोरिथम लिखा है या प्रोग्राम लिखा है वो मेमोरी में कितना स्पेस ले रहा है, उसे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं। इसको भी बिगो से या बिगो मेगा से या थीटा से ही रिप्रेजेंट करते हैं, पर हम वर्स्ट कंडीशन ही लेते हैं कि मैक्सिमम कितना आप मेमोरी में स्पेस लेगा, उसे बिगो से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये एग्जांपल लेते हैं, ये है तो टोटल इक्वल्स टू 0 है, तो टोटल एक इंटीजर मान लिया, फ्लोट नहीं एक बार के इंटीजर लिया, तो टोटल कितना लेगा 4 बाइट होता है इंटीजर, तो 4 बाइट लिया, तो इसने ऑपरेशन परफॉर्म किया और तो टोटल की वैल्यू इंक्रीमेंट करता रहा। पर टोटल की कितनी भी टोटल
इस वेरिएबल की कितनी भी वैल्यू इंक्रीमेंट कर दो वो हमेशा इंट रहेगा, और इंट रहेगा तो मतलब 4 बाइट लेगा। तो मतलब इस पूरे ऑपरेशन में ये चाहे कितना भी ऑपरेशन बड़ा हो, ये हमेशा 4 बाइट ही लेगा मेमोरी में। तो इसका मतलब है, तो ये मैक्सिमम कितना स्पेस लेगा, 4 यही लेगा। पर इस पूरे ऑपरेशन को हमें कांस्टेंट हो गया ऑपरेशन, चाहे एन की वैल्यू 500 हो या 2000 हो या 5000 हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर टोटल हमेशा 4 बाइट ही लेगा। तो इस पूरे मतलब ये कांस्टेंट है, यूजर के इनपुट पे डिपेंड नहीं करता। तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं बिग ओ 1 से, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का मतलब 1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम कांस्टेंट को, हमें हमेशा 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये है लिस्ट लेते हैं, लिस्ट हमने ये लिस्ट ली है, मान लेते हैं इस लिस्ट में सारे जितने भी आ रहे हैं वो सारे के सारे इंटीजर आ रहे हैं, तो इसमें बोलते हैं इंट, एक टाइप की इंट टाइप की हमने ये लिस्ट ली है एल टी, और इंटीजर हमारे कितने बाइट लेते हैं, 4 बाइट लेते हैं। तो इसमें ऑपरेशन परफॉर्म कर स्टार्ट किया, तो लिस्ट में पहले एक अपेंड किया, इसके जो ऑपरेशन 500 के लिए यहाँ 5 के लिए चला, तो 0 के पहले 0 अपेंड होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, और फिर 4 होगा, ये होगा। पर एक इंटीजर कितने बाइट लेता है, 4, और 5 कितने ले लेंगे, 5 इंटू मतलब 20, मतलब ये मेमोरी में 20 बाइट की स्पेस स्टोर करेंगे। पर अगर 5 के जगह 500 हो जाए, 500 हो जाए, तो क्या फिर कितना होगा, 4 इंटू 5000 हो जाएंगे। मतलब ये यूजर के इनपुट पे डिपेंड करता है। तो इसका मतलब होगा 4 इंटू एन, ये इतना इसका मैक्सिमम स्पेस लेगा। तो ये है, मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ इसको, चलो यहाँ लिख लेता हूँ एक बार। जैसे ये है कि अब ओमेगा बिगो 4 इंटू एन, इतना इसने स्पेस लेगा। पर ये 4 हमें हर बार कांस्टेंट है, तो इसको 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, हम कर सकते हैं। तो बिग क्या होगा, बिगो, या इसे बोलते हैं कि इग्नोर मार दो, तो 1 या होगा एन, इसमें क्या होगा, मैक्सिमम स्पेस कितना लेगा, वो इतना लेगा। बिगो एन, ये पूरा है मेमोरी में जाएगा, तो इसमें कितना लेगा, बिगो एन टाइम स्पेस लेगा। आज के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं नए वीडियो और नए टॉपिक के साथ, उतनी देर के लिए बाय।